हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। देखो, कई बच्चों ने कमेंट्स किए थे और ऑफलाइन जो मैं पढ़ाता हूँ उन्होंने भी कहा कि इंग्लिश में भी वीडियो बनाओ, क्योंकि इंग्लिश वाले काफ़ी बच्चे होते हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम लिया होता है। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, देखो फॉरेन एक्सचेंज ये मैं चैप्टर हिंदी में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑलरेडी कंप्लीटेड है, वो देख सकते हैं। बट ये अब इंग्लिश में सारा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो हमारे पास पहली डेफिनेशन आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। डेफिनेशन हमारे पास है, फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। तो उसने बोला इट रेफर्स टू द रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज, यानी फॉरेन करेंसीज का जो रिजर्व आपके पास है वही फॉरेन एक्सचेंज है। यानी अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा करके रखा हुआ है, आपके पास वो करेंसी है, तो यानी वो फॉरेन एक्सचेंज है। तो उसने बोला इट रेफर्स टू द रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज दैट इज, इसको दैट इज पढ़ा जाता है, दैट इज ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, यानी अपने घर की करेंसी को छोड़ करके। घर मतलब जैसे आप इंडिया में है तो इंडिया की करेंसी को छोड़ करके अदर देन जो भी अदर कंट्रीज है उनकी करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज बोला जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? इट रेफर्स टू द रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज, it refers to the reserve of foreign currencies, that is all currencies other than the domestic currency of a given country. then हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो उसने बोला ये वो रेट है, इट इज द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज, यानी कन्वर्टेड, ठीक, कैन बी कन्वर्ट फॉर द अदर करेंसी। लिखा है ये वो रेट है जिस रेट पे आप एक करेंसी को आप एक्सचेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किसी और करेंसी में, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि अगर आपके पास, अगर आपको $1 चाहिए तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 73 रुपीज देने पड़ेंगे। या ये बोलूं कि अगर आपके पास $1 पड़ा हुआ है तो आपको 73 रुपीज मिल जाएंगे, यानी कन्वर्जन हो गया। देखो, डॉलर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? रुपये में, या रुपये को आप कन्वर्ट कर लो किसमें? डॉलर में। ऐसे मैंने येन का लिखा हुआ है कि मान सपोज, देखो ये रेट जो है ना, ठीक है, मैं एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि मान लो येन हो गया, आप यूरो का ले सकते हो, ठीक है, स्टर्लिंग ले सकते हो, पाउंड यानी ये ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो देखो। तो उसने देखो यहाँ पे मैंने लिखा एक येन को अगर मान लो कन्वर्ट करना है रुपये में, तो उसने बोला कि आप 25 रुपीज दो तो आपको एक येन मिल जाएगा। या ये कहूँ कि अगर आपके पास एक येन पड़ा है तो आपको उसके बदले में 25 रुपीज मिल जाएंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन सा रेट है? ये वो रेट है एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर द अदर करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होते हैं ये हमारे पास दो तरह के हैं, एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है और एक हमारे पास फ्लेक्सिबल, जिसको फ्लोटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग, यानी यहाँ पे जो रेट होता है वो फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएटिंग होता है ये, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो अब ये दो रेट सिस्टम पढ़ने हैं इसके अंदर। वैसे एक और होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम होता है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, देखो फ्लोटिंग अलग है, मैनेज फ्लोटिंग अलग है, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट मेनली हम पहले बात करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की, उसके मेरिट डिमेरिट पढ़ेंगे, फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी जिसको हम फ्लोटिंग भी कहते हैं, इसके मेरिट डिमेरिट पढ़ेंगे, देन उसके बाद मैनेज फ्लोटिंग पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, जिसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया? इट रेफर्स टू द रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इज ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर बात करता हूं तो इट इज द रेट एट विच वन करेंसी, ठीक है, वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर द अदर करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देन फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम दो तरह का होता है, पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा है फ्लेक्सिबल, जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। देन हमारे पास है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। होता क्या है? मैंने बोला इट रेफर्स टू अ सिस्टम, ये उस सिस्टम की बात करता है इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी जहां पे जो रेट है ना वो कौन फिक्स कर रहा है? गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, इसलिए हमने उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोला। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे रेट जो होता है वो कौन फिक्स कर रहा है? गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। तो यहां तक देखो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसके मेरिट्स लिखते हैं और डिमेरिट्स लिखते हैं, फिर वो भी समझते हैं होता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो आपके सामने मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम था उसको हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले ना थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। इसने बोला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के ना दो इंपोर्टेंट टाइप्स होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के दो इंपोर्टेंट टाइप्स होते हैं। नंबर वन, ठीक है, नंबर वन है गोल्ड स्टैंडर्ड। पहला कौन सा है? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम होता था एक, और एक होता था ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ठीक है। दो है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रेटन वुड्स सिस्टम। देखो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम अ कंट्री सेंट्रल बैंक
यानी जो आरबीआई है, यानी हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। तो अभी हम इंडिया की बात करते हैं, मान लो आरबीआई फिक्सेस इट्स करेंसी अगेंस्ट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखे हुए ये है कि देखो गोल्ड को सबसे अच्छा जो है ना एक्सचेंज का मीडियम माना जाता था। यानी अगर आपको एक्सचेंज करना है यानी तो उसके लिए सबसे अच्छा किसको माना जाता था, गोल्ड को माना जाता था पहले। बट गोल्ड जो थी ना रिस्की करेंसी थी, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये रिस्की होता था ये वाला। गोल्ड बहुत ज्यादा रिस्की था, इसलिए लोग ना इसमें क्या नाम है इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते थे ज्यादा, ठीक है। बट उसके बावजूद गोल्ड को सबसे अच्छा माना जाता था। तो इसने बोला गोल्ड स्टैंडर्ड में ही बोला था। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था, सेंट्रल बैंक ने फिक्स करती थी करेंसी को अगेंस्ट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो। बट जब ये रिस्की हुआ तो फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा, एक नया सिस्टम लेके आए जिसको उन्होंने ब्रेटन वुड्स सिस्टम बोला। इन्होंने बोला इस सिस्टम में गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड मेंटेन करने की जरूरत थी। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड रखना पड़ता था क्वांटिटी में। बट फिर उन्होंने ब्रेटन वुड्स सिस्टम लेके आया, ब्रेटन BRETTON ब्रेटन वुड सिस्टम लेके आया, जिसमें इन्होंने बोला कि सेंट्रल बैंक टाई करेगा किसके साथ, अपनी करेंसी को टाई करेगा किसके साथ, यूएसडी के साथ। यानी यूएसडी के साथ एक समझौता हो गया और इसके बेस पे आप ना लेन देन होता है। यानी आप देखोगे ना, आप तो हमेशा क्या होता है कि आप यूएसडी के बेस पे यानी डॉलर के बेस पे आप पहले अपना एक्सचेंज रेट निकालते हो और देन उसके साथ ही क्या होता है आपकी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप गोल्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यूएसडी से आप एक्सचेंज रेट निकाल सकते हो। और आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज ने क्या करा हुआ है, यूएसडी के साथ देखो उन्होंने क्या करा था, टाइप कर लिया था। इससे क्या होता है कि अब हम ना यूएसडी के बेस पे अपना रेट निकालते हैं और फिर देखते हैं कि हमें कितना पे करना है या फिर हमें कितना मिलेगा। तो उसने बोला गोल्ड स्टैंडर्ड में, अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड अ कंट्री सेंट्रल बैंक यानी जो आरबीआई हो गया फिक्सेस इट्स करेंसी अगेंस्ट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। जबकि हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम में बोलते हैं तो अंडर दिस सिस्टम जो सेंट्रल बैंक होता है वो टाई करता है इट्स करेंसी विद यूएसडी एज अ ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स, एज अ ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स। तो यहाँ पे इसने क्या करा, यूएसडी के साथ टाइप कर लिया। और यहाँ पे क्या था, गोल्ड रखना पड़ता था। तो ये दो टाइप्स होते थे किसके, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के, जिसको आजकल टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है बहुत सारे। तो देखो ये हमने पढ़ लिया। अब हम मेन उस पे चलते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा में लिखवा रखा है, मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो एक्स्ट्रा में जरूर लिखा है, फिर भी आप इतना तो उतार ही सकते हो कॉपी में, ठीक है ना। मैंने एक्स्ट्रा में तो जरूर लिखवाया हुआ है, फिर भी आप इतना तो उतार ही सकते हो कॉपी में। तो प्लीज इसको उतार लेना आपको, ताकि पता रहे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर भी दो सिस्टम होते थे, एक गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और एक ब्रेटन वुड्स सिस्टम। एक में गोल्ड रखना पड़ता था, बहुत सारी क्वांटिटी में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड मेंटेन करके रखना पड़ता था। और एक में उनका गोल्ड मेंटेन की जरूरत नहीं, आप क्या करो यूएसडी के बेस पे एक्सचेंज रेट निकालो और उससे ट्रांजैक्शन करो उस बेस पे आराम से ना। तो अब आता है मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो आपको मेरिट डिमेरिट में क्या ध्यान रखना है, अगर आपने इसके मेरिट पढ़े ना तो कहीं ना कहीं अगले वाले के ना डिमेरिट बनने वाले हैं, और जो डिमेरिट है ना अगले वाले के कहीं ना कहीं मेरिट्स बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप किसी एक को अच्छे से पढ़ लो, दूसरा अपने आप में कंप्लीट हो ही जाता लगभग। तो उसने बोला मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, नंबर 1 इसने बोला स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट में स्टेबल यानी स्टेबिलिटी रहती है। क्योंकि देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें रेट जो है वो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, यानी एक बार रेट फिक्स हो गया उसी रेट पे आपको ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती है। तो उसने बोला यहाँ पे जो है ना रेट्स में क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। इसने बोला ये प्रमोट करता है, प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो अब देखो अगर रेट में स्टेबिलिटी रहती है ना तो लोगों को रिस्क इस बात का नहीं रहता है कि अगर मान लो रेट गिर गए तो हमें घाटा हो जाएगा या बढ़ गए तो घाटा हो जाएगा, समथिंग जो भी जिसके अकॉर्डिंग चल रहा हो रेट, ठीक है। तो ये डर ने यहाँ से खत्म हो जाता है क्योंकि रेट तो फिक्स हो गया। तो जो फ्लक्चुएशन के कारण जो रिस्क आता है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो इसने बोला, इसीलिए बोला इसने ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं मान लो आपने क्या करा, आपने कहीं से इंपोर्ट किया हुआ है, आपने मान लो $1,00,000 की कोई मशीन खरीदी है। अब $1,00,000 अभी मान लो 70 रुपए चल रहा है, नहीं आपको 70 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी है। मान लो रुपए और गिर जाता है तो उसका मतलब आपको क्या नाम है, आगे जाके हो सकता है कि आपको 80 रुपए के हिसाब से जो भी रेट होगा उसके हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको तो घाटा हो गया ना, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, इसका मतलब आपको और ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो आप लोग तो घाटा हो गया। तो इसलिए क्या होता था, लोग ना इसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे, कहते थे नहीं नहीं रेट कह रहा बढ़ जाएगा घट जाएगा, मेरे को दिक्कत हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है बट दिक्कत ज्यादा है इसमें। तो उन्होंने बोला ना मुझे क्या करना है, मुझे तो किसने बोला कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जाना है, जिससे अगर सिस्टम में जाता हूं तो रेट फिक्स हो जाएगा, और रेट फिक्स हो जाएगा तो उसने बोला कि ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, ठीक है ना। तो नंबर देखो पहला था स्टेबिलिटी रहती है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर क्या रहती है, स्टेबिलिटी रहती है। दूसरा प्रमोट करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर रेट जो है वो आपका
फिक्स्ड है। आगे लिखा हुआ है ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को प्रिवेंट करता है। बच्चे देखो ध्यान से देखना, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जैसे सट्टाबाजी, यानी जब फ्लक्चुएशन आता है ना तो उसमें रेट लगते हैं कि इतने पे लगा लो, आगे जाके अगर रेट ऐसा हो जाएगा तो आपको ज्यादा मिल जाएंगे, समथिंग ऐसा कुछ यहाँ पे, यानी ये सट्टेबाजी जो होती है यहाँ पे रोकता है। क्यों यहाँ पे क्यों रुक रहा है? क्योंकि देखो होता क्या, रेट तो फिक्स है। अब रेट फिक्स है तो जिस बंदे ने, जैसे मान लो कोई बंदा खेल रहा है कि आज 72 रुपए का मैं डॉलर खरीद लेता हूँ, कल वो 73 हो जाएगा तो $1 का फायदा हो गया, समथिंग जो भी ₹1 का जो भी है फायदा हो गया, 72 रुपए में खरीदा 73 हो गया तो ₹1 का फायदा हो गया। इस तरह से जो एक्टिविटीज जो होती है वो यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ पे तो 72 का रेट है तो 72 ही रहेगा। तो उसने बोला यहाँ पे ये प्रिवेंट करता, प्रिवेंट मतलब होता है रोकता है, ठीक है। किसको रोकता है? स्पेकुलेटिव एक्टिविटी यानी सट्टेबाजी को रोकता है। और साथ में लिखा हुआ है इम्पोज करता है डिसिप्लिन ऑन द मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी जो मॉनेटरी अथॉरिटी जो मनी को कंट्रोल करती है, मनी से रिलेटेड अथॉरिटी को मॉनेटरी अथॉरिटी बोलते हैं, इसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है उसके ऊपर नहीं डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, इम्पोज डिसिप्लिन ऑन द मॉनेटरी अथॉरिटी, क्योंकि इनको फ्लक्चुएशन से कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसने बोला यहाँ पे क्या रहेगा, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। तो देखो हमारे 4 पॉइंट क्लियर होते हैं। स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, नंबर 2 प्रमोट करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, नंबर 3 प्रिवेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, नंबर 4 इम्पोज डिसिप्लिन ऑन द मॉनेटरी अथॉरिटी। देन हमारे पास आता है डीमेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो इसमें सबसे पहले ही लिखा हुआ है ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर्ड। देखो क्योंकि मैंने कहा था ये इस फॉर्म में होते थे, तो या तो क्या नाम है गोल्ड की फॉर्म में रखो या यूएसडी की फॉर्म में रखो, बट आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना ही पड़ेगा ताकि आप कन्वर्ट कर सको चीजों को, आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सको। तो उसने बोला कि यहाँ पे ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत है, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको रखना पड़ता था इसके अंदर, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक्स का ये हो गया। नंबर 2 इसने बोला इसमें लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेबल है, कांस्टेंट है तो फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलेगी नहीं, तो सिंपल सा पॉइंट है लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नंबर 3 ये डाइवर्ट करता है सेंट्रल बैंक के फोकस को फ्रॉम इकोनॉमिक प्रॉब्लम टू एक्सचेंज रेट, क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई तू पहले रेट फिक्स कर। अब रेट क्या होना चाहिए वो भी आपको निकालना जरूरी है, ऐसा रेट जिसमें क्या नाम है इनको कोई भी नुकसान ना हो, बैंकों को भी तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना। तो उसने बोला कोई ऐसा रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये अपना पूरा फोकस पहले रेट फिक्स करने में लगा देते हैं। तो उसने बोला ये डाइवर्ट कर देता है सेंट्रल बैंक के फोकस को इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम छोड़ करके पहले रेट फिक्स करो। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ गया इसका, डीमेरिट। इट डिस्करेजेस वेंचर कैपिटल। देखो वेंचर कैपिटल क्या है, ठीक है। इसने बोला कि देखो जैसे अब होता क्या है, देखो अब कोई ना नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट यानी फंड की जरूरत पड़ती है। और फंड की जरूरत अगर पड़ेगी तो ये क्या करना है, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाता है, कहता है हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ। अब एक तो स्टार्टअप, ऊपर से वो फंड वालों को बोल रही है हमारे यहाँ पे क्या लगाओ, पैसा लगाओ, फंड की जरूरत है क्योंकि, तो इन्वेस्टर्स को लुभाया इसने। तो उसने बोला कि मेरे यहाँ लगाओ, तो इन्वेस्टर बोलते भाई देख तेरे यहाँ जो रेट है वो स्टेबल चल रहा है, तेरे यहाँ रेट क्या चल रहा है, स्टेबल चल रहा है। अब स्टेबल रेट पे तो क्या फ्लक्चुएशन के कारण जो अर्निंग होती है वो भी ये कमा नहीं सकते, बात समझो ना। ये फ्लक्चुएशन के कारण जो अर्निंग कमा सकते तो वो कमाएंगे ही नहीं। तो बोलते हैं हम आपके यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, ये डिस्करेज कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हम क्या नाम है, ये उसको वेंचर कैपिटल को बढ़ावा नहीं देता है, कहता है कि नहीं हम यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे। तो इसने बोला इट डिस्करेजेस वेंचर कैपिटल, यहाँ पे ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो 4 पॉइंट यहाँ पे आ गए, 4 पॉइंट आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए आपको, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लेना यहाँ पे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख करके। आगे हमारे पास है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो फिक्स्ड वाला था जिसमें गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है, ठीक है, इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ, किसके फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, यानी ये मार्केट फोर्सेस पे क्या कर रहा है, डिपेंड एक तरीके से। तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ये निकलता है ऑफ डिफरेंट करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे जो रेट निकाला जाता है उसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोला जाता है। और जो गवर्नमेंट जो फिक्स कर दे उसे बोलते हैं हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो देखो हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। मुझे जहां तक पता है कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखो इसका जो आगे के इसके मेरिट डिमेरिट है वो सेकंड पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि तो इतना कठिन चैप्टर नहीं है,
ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। ठीक है, ये आपका 12th लेवल पे पूछा जाता है, साथ ही साथ ये आपका बीकॉम लेवल, बीए लेवल पे पूछा जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके अलावा ये एमए एमकॉम लेवल पे भी पूछा जाता है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो धन्यवाद दोस्तों।